Hello students, welcome back to your school's YouTube channel of Jesus and Mary Academy, and I am Apurv, your economics teacher. Today I am going to explain the next topic of the chapter 1, definition of economics, and this topic is scarcity definition of economics, and this is given by Professor Robbins. And this definition is: economics is a science which studies human behavior as a relationship between ends and scarce means which have alternative uses. ये डेफिनेशन है स्कार्सिटी डेफिनेशन, जिसमें प्रोफेसर रॉबिन्स ने जो हमारे इंड्स हैं और जो मीन्स मीन्स फाइनल ऑब्जेक्टिव, मीन्स जितने रिसोर्सेज जो हम उसको यूज करते हैं, जिसके जरिए हम अपने फाइनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करते हैं, यही मीन्स कहलाते हैं। मीन्स को हम रिसोर्सेज भी बोल सकते हैं। रिसोर्सेज के जरिए ही हम अपने सारी नीड्स को फुलफिल करते हैं। इनके बीच रिलेशन इस्टेब्लिश किया, और इस रिलेशनशिप में इस्टेब्लिश करते हुए प्रोफेसर रॉबिन्स ने यह भी पॉइंट आउट किया कि हमारी जो वांट्स हैं वो अनलिमिटेड हैं, और जो मीन्स हैं जिनके जरिए हम अपने वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं वो लिमिटेड है। साथ ही साथ जो लिमिटेड जो हमारे पास जो मीन्स हैं रिसोर्सेज, उनकी अल्टरनेटिव यूज भी होती है, जिसके कारण जो स्कार्सिटी की प्रॉब्लम है वो इंटेंसिफाई हो जाती है और ये प्रॉब्लम बढ़ जाता है। यही डेफिनेशन कहलाता है स्कार्सिटी डेफिनेशन, जो प्रोफेसर रॉबिन्स ने दिया है। इसमें कुछ स्पेशल फीचर्स हैं जिनको हम पढ़ते हैं और इसके बारे में जानते हैं। पहला फीचर नंबर 1, अनलिमिटेड वांट्स। अनलिमिटेड वांट्स आर अ रूट काउज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। वी आर ऑलवेज सफर फ्रॉम स्कार्सिटी, मीन्स लैक ऑफ फैसिलिटीज, lack of commodities and lack of services in our life just because of our unlimited wants. अब ये अनलिमिटेड वांट्स क्या है? हम अपने पूरे लाइफ हमेशा डिससेटिस्फाई रहते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ पाने की कोशिश करते हैं, चाहते भी हैं कि हमको कुछ ना कुछ मिलता रहे, हम हमेशा अच्छा लाइफ जिए, और इसके लिए जो हमारी नीड्स हैं वो हमेशा बढ़ती रहती हैं। हम कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होते। हमारी एक नीड सेटिस्फाई होती है, दूसरी जो नीड है वो अराइज हो जाती है, और इस तरीके से हम हमेशा डिससेटिस्फाई रहते हैं, और ये डिससेटिस्फैक्शन ही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। इसी को हम लोग बोलते हैं अनलिमिटेड वांट्स। और ये प्रॉब्लम तब बढ़ जाती है जब ये जो हमारे अनलिमिटेड वांट्स हैं, जिनको सेटिस्फाई करने के लिए हम अपनी पूरे लाइफ, अपनी पूरी एनर्जी, पूरे का पूरा जो टैलेंट है वो इसमें इन्वेस्ट करते हैं, उसके पीछे लगा देते हैं, और इस चीज़ को पाने के लिए जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं। तो दूसरा पॉइंट है जिसका स्पेशल फीचर में है वो है लिमिटेड रिसोर्सेज। जो रिसोर्सेज जिनको हम यूज करते हैं इस नीड्स को फुलफिल करने के लिए। पहले समझते हैं रिसोर्सेज क्या होते हैं। रिसोर्सेज आर ऑल दोज थिंग्स विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई आवर वांट्स, लाइक लैंड, लेबर, कैपिटल। इट इज कॉल्ड रिसोर्सेज। ये तीनों के तीनों, लैंड, लेबर और कैपिटल, ये तीनों ही रिसोर्सेज के एग्जाम्पल हैं। इसमें लैंड नेचुरल रिसोर्स है, इसके बाद जो कैपिटल है ये ह्यूमन मेड रिसोर्स है, और जो लेबर है वो ह्यूमन रिसोर्स है। ये तीनों रिसोर्सेज जब हम कंबाइंडली यूज करते हैं तो किसी भी तरह का कोई यूजफुल गुड्स प्रोड्यूस कर पाते हैं, जिसके जरिए हम अपनी नीड्स को फुलफिल कर पाते हैं। लेकिन ये सभी के सभी लिमिटेड हैं, ये कोई भी अनलिमिटेड नहीं है। न लैंड अनलिमिटेड है, न लेबर, और न ही कैपिटल। ये सारे के सारे जो अलग अलग रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं, और इन्हीं जो लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर ही हमको अपने अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई करना होता है। तो ये प्रॉब्लम इसी कारण से है सारे के सारी जो इकोनॉमी में, हमारे लाइफ में, कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं जिनके जरिए हम अपनी नीड्स को फुलफिल करते हैं वो सब के सब लिमिटेड हैं। अगर सभी अनलिमिटेड रहते तब तो कोई प्रॉब्लम कहीं होता नहीं। इसी प्रॉब्लम को ही इस डेफिनेशन के अंदर डीपली स्टडी किया गया है। जो तीसरी जो स्पेशल फीचर है वो है अल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्स। अब सबसे पहले जो रिसोर्सेज थे वो तो पहले ही लिमिटेड थे, कम तो थी ही पहले, लेकिन अब इनकी अल्टरनेटिव यूजेज भी होते हैं। एक ही रिसोर्स का हम लोग अलग अलग तरीके से इस्तेमाल कर पाते हैं, और अलग अलग जो प्रोडक्ट हैं हम प्रोड्यूस करते हैं। अब समझना ये है कि लैंड जो पहले फिक्स एक रिसोर्स है, उसको हम चाहे तो फार्मिंग में भी यूज कर सकते हैं, चाहे तो एज ए फैक्ट्री भी यूज कर सकते हैं, हाउसिंग में भी यूज कर सकते हैं। तो लैंड पहले ही फिक्स है, उसकी साइज फिक्स है। अब उसी के अंदर हम सारे की सारी नीड्स, हाउसिंग नीड, इंडस्ट्रियल नीड और एग्रीकल्चरल नीड को हम फुलफिल करना चाहते हैं। तो
सारी एक्टिविटीज़ को जब फुलफिल हम करना चाहेंगे तो इसमें होता ये है कि एक रिसोर्स का ही अल्टरनेटिव बहुत सारे यूजेज हो जाते हैं, और इसके कारण जो पहले ही जो लिमिटेड रिसोर्स का प्रॉब्लम था वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये प्रॉब्लम को इंटेंसिफाई करता है, प्रॉब्लम को बढ़ा देता है। इसी कारण से फाइनली हमको ये जज करना, हमको ये फाइनल एक डिसीजन लेना पड़ता है कि हमको ये जो रिसोर्स है उसको कहाँ कहाँ इस्तेमाल करना है, क्योंकि ये लिमिटेड है। जो सबसे अर्जेंट नीड होगी वहीं पर ये रिसोर्स यूज होंगे, और ये अर्जेंट नीड की डिसीजन कौन लेगा? जो भी डिसीजन मेकर होंगे, चाहे वो बिजनेसमैन हो, एंटरप्रेन्योर या फिर गवर्नमेंट, वही फाइनल डिसीजन लेती है कि रिसोर्सेज कहाँ पे यूज करना जरूरी है, और उसी बेसिस पर ये डिसीजन लिया जाता है। ये डिसीजन फाइनली लेना ये इतना आसान काम नहीं है, ये काफ़ी डिफ़िकल्ट टास्क है किसी भी इकोनॉमी में। तो वो डिसीजन लेने में जो टेक्निक यूज किया जाता है उस टेक्निक को ही डेवलप किया गया है डेफिनेशन में। इसके बाद है चौथा पॉइंट है इकोनोमाइजिंग रिसोर्सेज। इकोनोमाइजिंग रिसोर्सेज में हमको ये सिखाया गया जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको बेस्ट जो पॉसिबल वे है उसमें ही यूज करना है। अब बेस्ट पॉसिबल वे का मतलब ये हुआ जिसमें रिसोर्सेज लगे कम, रिसोर्सेज मतलब इनपुट मिनिमम आउटपुट मैक्सिमम, कम से कम इनपुट में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट गेन करना, प्रोड्यूस करना, यही हमारा टारगेट होता है। इसी के जरिए हम अपने जो अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स हैं वो सब अचीव कर पाते हैं। क्योंकि अगर इकोनोमाइजिंग रिसोर्सेज हम नहीं करेंगे, अगर रिसोर्सेज को हम बेस्ट यूटिलाइज नहीं करें, अगर हम इफिशियंटली यूज ना करें, इकोनोमाइजिंग रिसोर्सेज मीन्स, इकोनोमाइजिंग रिसोर्सेज का मतलब यहाँ पे क्या है? इफिशियंट यूज ऑफ रिसोर्स, जिसमें इफिशियंट यूज हो, कहीं भी किसी भी तरह का कोई वेस्टेज ना हो रिसोर्स का। जितने भी रिसोर्सेज हैं जब यूज हों तो बेस्ट रिजल्ट दें, ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट दें, यही सबसे अच्छा तरीका है। ये भी ज़रूरी है, ये भी इस डेफिनेशन में पॉइंट आउट करके प्रोफेसर रॉबिन्स ने हमको क्लियर कट बता दिया है। उसके बाद आता है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। अब रिसोर्सेज चूँकि लिमिटेड है, वांट्स अनलिमिटेड है, तो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अराइज होगा। हमको फाइनली एक डिसीजन लेना होगा जिसमें हमको सेक्रीफाइस और गेन, इन दोनों के बीच में डिसीजन लेना होगा कि हम कौन से ऐसे प्रोडक्ट या सर्विस प्रोड्यूस करें जिसमें गेन मैक्सिमम हो और जो लॉस है, सेक्रीफाइस है, वो मिनिमम हो। क्योंकि हम एक ही टाइम में, सिमिलर टाइम में एक ही रिसोर्स का दो अलग अलग प्रोडक्ट या सर्विस को प्रोड्यूस करने में यूज नहीं कर सकते। तो फाइनल डिसीजन तो लेना ही होगा जिसमें हम ये फाइनल डिसीजन लेंगे कि हम इस रिसोर्स का कहाँ इस्तेमाल करेंगे और कहाँ इस्तेमाल नहीं करेंगे, चाहे वो कैपिटल हो, लेबर हो या फिर लैंड। उसका जो सबसे अच्छा, जो बेस्ट रिजल्ट देने वाला जो भी प्रोडक्ट होगा उसी में उस रिसोर्स का हम इस्तेमाल करेंगे। इसी को हम लोग बोलते हैं प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। क्योंकि सारे के सारे जितने भी अलग अलग अल्टरनेटिव्स हैं, अलग अलग हमारे पास ऑप्शंस हैं, उन सबको हम एक साथ तो पिक नहीं कर सकते, किसी एक को ही पिक करना होता है। इस कारण से हमको ये कैलकुलेट करना होता है किसी भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने में, ये जो हम रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं, चाहे वो कैपिटल हो, रुपया पैसा, या फिर लेबर या फिर लैंड, वो किस प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने में करें ताकि मैक्सिमम रिजल्ट आए, मैक्सिमम रिटर्न आ जाए, और जो इनपुट हो, इन्वेस्टमेंट हो, वो मिनिमम हो। तो ये जहाँ पॉसिबल होता है उन्हीं प्रोडक्ट का हम प्रोडक्शन करते हैं। स्कार्सिटी डेफिनेशन बाकी के दो डेफिनेशन से सुपीरियर है, लेकिन फिर भी कुछ वीक पॉइंट्स इस डेफिनेशन में भी हैं जिसके बेसिस पर बाकी इकोनॉमिस्ट ने इसको क्रिटिसाइज किया है। वो जो अलग अलग पॉइंट हैं जिनके बेसिस पर क्रिटिसाइज किया गया है, उसमें सबसे पहला नंबर आता है दिस स्टैटिक डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। ज़्यादातर क्रिटिसाइजर्स ने ये माना है कि ये डेफिनेशन स्टैटिक है। स्टैटिक मीन्स रुका हुआ, इसमें कोई चेंज पॉसिबल नहीं है। एक बहुत बड़ी कमी है। हम और आप जो लाइफ जी रहे हैं या जो हमारी इन्वायरमेंट है वो डायनेमिक नेचर की है, उसमें चेंजेस होते रहते हैं, वो हमेशा रुकी हुई नहीं रहती। लेकिन इस डेफिनेशन में कोई तरह का चेंज पॉसिबल नहीं है। ये डेफिनेशन कंप्लीटली स्टैटिक है। ये केवल और केवल जो स्कार्सिटी का प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, स्कार्सिटी, अनलिमिटेड वांट, उसी पर ये केवल फोकस करता है। बहुत सारे और भी इश्यूज़ हैं इकोनॉमिक्स में जिनको स्टडी करनी जरूरी है, जैसे डेवलपमेंट, ग्रोथ, अनएम्प्लॉयमेंट, ये इसकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। इसलिए ये स्टैटिक नेचर का है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। जो डिफरेंट अलग अलग जो प्रॉब्लम है उसको इसमें डिस्कस नहीं किया गया है। तो सब्जेक्ट मैटर को काफ़ी सिलेक्टिव कर दिया गया है, मतलब कुछ ही जो पॉइंट्स हैं उन पर ही पूरे के पूरे इकोनॉमिक्स के डेफिनेशन को बना दिया गया है। ये पहला
पहला पॉइंट है इसके बेसिस पर क्रिटिसाइज किया गया है। जो दूसरा पॉइंट है वो टू वास्ट। इसमें प्रॉब्लम ऑफ चॉइस को डीपली डिस्कस किया गया है। तो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस हमारे सोशल और इकोनॉमिकल दोनों लाइफ में एक साथ ही वर्क करता रहता है। और इकोनॉमिक्स में हम अपने सोशल लाइफ की जो प्रॉब्लम है उसको डिस्कस नहीं करते, लेकिन अगर प्रॉब्लम ऑफ चॉइस को ही हम अगर कहीं फंडामेंटल बेस मान लें, फंडामेंटल अगर कहीं जो बोल सकते हैं थॉट मान लें, जिसके बेसिस पूरी डेफिनेशन बनाई गई है, तो इस डेफिनेशन में जो सोशल लाइफ है उसकी जो प्रॉब्लम है उनको भी हम डिस्कस करेंगे। इस कारण से ये बहुत ज़्यादा भास्ट हो जाएगा, ये टू भास्ट हो जाएगा। ये स्टडी करने के लिए और समझने के लिए इतना ईजी नहीं रहेगा। ये एक इसकी दूसरी बहुत बड़ी कमी है। तीसरी जो कमी है वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑल्सो राइजेस फ्रॉम मोर सप्लाई। इसमें केवल और केवल एक ही प्रॉब्लम को बताया गया है, प्रॉब्लम के केवल एक साइड को, वह है स्कार्सिटी का प्रॉब्लम। लेकिन स्कार्सिटी ही हमेशा प्रॉब्लम नहीं होती। कभी कभी एक्सेस सप्लाई, ओवर प्रोडक्शन, ये भी प्रॉब्लम का रूट काउज हो सकता है। कभी कभी प्रॉब्लम जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है वो ओवर प्रोडक्शन और ओवर सप्लाई से भी आते हैं। जो आज तक का जो सबसे बड़ा जो रिसेशन आया, सबसे बड़ी मंदी पूरी दुनिया में 1932 में, उसमें स्कार्सिटी प्रॉब्लम नहीं था, बल्कि ओवर प्रोडक्शन और ओवर सप्लाई ये प्रॉब्लम थे। तो ये जो प्रॉब्लम है वो हमेशा स्कार्सिटी से रिलेटेड हो जरूरी नहीं है। और इसमें हमेशा ये बताया गया इस डेफिनेशन में कि हमेशा जो प्रॉब्लम है वो स्कार्सिटी की ही होती है, कि हमेशा प्रोडक्ट्स हैं, रिसोर्सेज हैं, वो कम है, यही प्रॉब्लम है। लेकिन कभी भी एक्सेस का भी प्रॉब्लम होगा, इसको इसने डील नहीं किया। इस कारण से ये पूरी तरह से सही नहीं है। चौथा है नॉट फिट फॉर सोशलिस्टिक इकोनॉमी। वैसी इकोनॉमी जहां सारे के सारे जो फाइनल डिसीजन है, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, इससे रिलेटेड सोशलिस्टिक इकोनॉमी कहलाती है, जहां गवर्नमेंट डिसीजन लेती है। और जहां गवर्नमेंट फाइनल डिसीजन ले रही हो वहां पर ये जो डेफिनेशन है वो वर्क नहीं करता, क्योंकि वहां पर चूंकि सारे के सारे रिसोर्सेज कोई एक सिंगल ऑथोराइज इंस्टीट्यूशन है, गवर्नमेंट वही ले रही है, तो अल्टरनेटिव यूजेज, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस ये वर्क नहीं करेगा। इसलिए सोशलिस्टिक इकोनॉमी के लिए ये डेफिनेशन कंप्लीटली अनफिट है। उसके अलावा नॉट फिट फॉर रिच कंट्री, ये जो जितने भी रिच कंट्री हैं जहाँ पर एबंडेंस का प्रॉब्लम है, मतलब सप्लाई ज़्यादा है, इनकम भी ज़्यादा है, जहाँ स्कार्सिटी की प्रॉब्लम कोई प्रॉब्लम नहीं है, उन कंट्रीज में भी जो रिच कंट्री हैं वहाँ पर भी ये फिट नहीं है। वहाँ के जो नीड्स हैं, जो वहाँ का जो नेचर है इकोनॉमी का, उसके बेसिस पर ये जो डेफिनेशन है वो फिट नहीं होगा। तो रिच कंट्री के लिए भी ये डेफिनेशन अनफिट है। इसके अलावा रिलेशन विथ वेलफेयर। फोर्थ एंड लास्ट डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स इज गिवन बाय प्रोफेसर सैमुअलसन and it is called growth oriented definition. Definition is economics study of how people and society end up choosing with or without the use of money to employ scarce productive resources that could have alternative uses to produce various commodities over time and distributing them for consumption now or in future among various persons and group in society. यह डेफिनेशन जिसको हमारे लिए क्रिएट किया है प्रोफेसर सैमुअलसन ने, यह डेफिनेशन ही बेस्ट डेफिनेशन है। इस डेफिनेशन में उन्होंने जितने भी अलग अलग जो एस्पेक्ट्स हैं, जो अलग अलग जो डायमेंशंस हैं इकोनॉमी के, उन सबको इसमें उन्होंने कवर किया है। इसी कारण से इस डेफिनेशन को बेस्ट डेफिनेशन ही माना जाता है। इस डेफिनेशन में उन्होंने जितने भी डेफिनेशंस थे, वेल्थ डेफिनेशन, वेलफेयर डेफिनेशन और स्कार्सिटी डेफिनेशन, उन सब के एलिमेंट को एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट करके एक ऐसा डेफिनेशन प्रोड्यूस किया है जो हमारी न केवल प्रेजेंट बल्कि फ्यूचर नीड को फुलफिल करती है। इसमें उन्होंने ये बताया है कि जितने भी रिसोर्सेज हैं वो सब इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं। इकोनॉमिक रिसोर्सेज मीन्स जितने भी रिसोर्सेज की वैल्यू है मनी में वैल्यू है, इसी कारण हम उसको यूज करते हैं प्रोडक्शन फंक्शन में, और इसके जरिए हम अलग अलग तरह के प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं। तो इसी कारण से जितने भी रिसोर्सेज हैं, चूंकि उनकी वैल्यू है मनी में, इस कारण से इनको हमको इफिशिएंटली यूज करना है। इफिशिएंटली यूज करके हम अपने प्रेजेंट और जो आने वाले फ्यूचर टाइम है उनकी नीड को फुलफिल करेंगे। इसलिए न केवल जो प्लान या जो डिसीजन लिए जाएंगे, जो प्लान बनाया जाएगा इकोनॉमी में,
वो केवल प्रेजेंट नीड को देखते हुए नहीं बल्कि फ्यूचर नीड को भी टारगेट करके किया जाएगा, ये जरूरी है। इसी कारण से जो इस डेफिनेशन ने जो इकोनॉमिक्स के डेफिनेशन को काफ़ी वास्ट कर दिया है और इसने ब्रॉडर कंसेप्ट प्रोवाइड किया है। इसी कारण जो अलग अलग बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं इकोनॉमिक्स के, उनको इसमें टच भी किया गया है, कंप्लीटली डिफाइन भी किया गया। अब इसमें जो इसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इस डेफिनेशन के वो है इकोनॉमिक रिसोर्स। इकोनॉमिक रिसोर्स मैंने पहले डील किया है। इकोनॉमिक रिसोर्स के मतलब जितने भी रिसोर्सेज हैं जिनको हम यूज करते हैं कोई फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। अगर लैंड फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर भी है तो आप जानते हैं अगर हम यूज करेंगे तो रेंट तो पे करना होगा। अगर लेबर है, अगर हम इसको यूज करेंगे प्रोडक्शन में तो उसको भी वेजेज या सैलरी देना ही होगा। और अगर दूसरे जो अलग अलग रिसोर्सेज हैं, जो फिजिकल रिसोर्सेज हैं जिनको हम लोगों ने ही प्रोड्यूस किया है, मशीनरी है, वही फ्री ऑफ कॉस्ट तो नहीं मिलेगा, उसके लिए पेमेंट करना होगा। तो आफ्टर पेमेंट ही हम किसी भी तरह के रिसोर्स को यूज कर पाते हैं। ये सबसे बड़ी सच्चाई है। इस कारण से हमेशा हमको कॉस्ट कैलकुलेट करके, कॉस्ट के बेसिस पर किस रिसोर्स को कैसे इस्तेमाल करना है ताकि मिनिमम कॉस्ट आए, ये भी जरूरी है। क्योंकि ये सारे के सारे रिसोर्सेज चूंकि इकोनॉमिक हैं, इसे डिसीजन भी लॉजिकली करेक्ट होने चाहिए। उसके बाद है इफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्स। सारे के सारे रिसोर्सेज को इफिशिएंटली यूज करना है। इफिशिएंटली यूटिलाइजेशन का मतलब ये होता है मिनिमम इनपुट मैक्सिमम आउटपुट। इनपुट में मिनिमम हो, मतलब जो हम इन्वेस्टमेंट करें वो मिनिमम हो, और उससे प्रोडक्शन जो प्रोड्यूस हो उसकी वैल्यू मैक्सिमम हो। तो इफिशिएंट, इसी कारण क्या होगा, कॉस्ट कट होगा। कॉस्ट कट होगा तो अफोर्डेबिलिटी आएगी और उस प्रोडक्ट की या उस सर्विस की डिमांड मार्केट में ज़्यादा आएगी। तभी जो हमारे फाइनल ऑब्जेक्टिव्स हैं, अर्निंग, प्रॉफिट अर्निंग, जितने भी अलग अलग जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो फुलफिल हो पाएंगे। अगर हम लोग इफिशिएंटली यूज ना करें, अगर हम वेस्टेज करेंगे रिसोर्सेज का, तो कॉस्ट हाई होगा तो प्राइस हाई हो जाएगा। प्राइस हाई होगी तो प्रोडक्ट की डिमांड नहीं रहेगी और वो फाइनली वो सेलेबल भी नहीं होगा, और ये जो प्रोड्यूसर है या उसमें काम करने वाले जो वर्कर हैं उनकी नीड को वो सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा। इसके बाद है इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी। इस डेफिनेशन में ये भी ध्यान दिया गया है, इसमें हमको अपनी प्रोडक्टिविटी को लगातार इंक्रीज करना है। समय के साथ टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना होगा, तभी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। रिसोर्सेज को हम बढ़ा नहीं सकते, ये सच्चाई है। ये डेफिनेशन में ही नहीं, हमने पहले भी हम जान चुके हैं कि जितने भी रिसोर्सेज सभी के सभी लिमिटेड हैं, लेकिन उनको यूज करने की टेक्निक ही फाइनल डिसीजन लेगी कि हम जो प्रोडक्शन करेंगे वो कितना हो पाएगा। इसको एग्जाम्पल के थ्रू हम समझ सकते हैं। आज इंडिया जो प्रेजेंट टाइम में सेल्फ डिपेंडेंट है फूड सप्लाई के लिए, क्योंकि यहाँ पर 1965 से 70s के बीच में ग्रीन रेवोल्यूशन आया। तो आज जो इतना वास्ट पॉपुलेशन है 125 करोड़ नियर अबाउट, इनकी कोई भी नीड जो फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड है उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिमिलर रिसोर्सेज अवेलेबल थे बिफोर इंडिपेंडेंस भी। उस समय हमारी जो पॉपुलेशन थी वो नियर अबाउट 36 करोड़ थी, तब भी हम अपनी नीड्स को फुलफिल नहीं कर पाते थे, तब भी हमको प्रॉब्लम आता था। और जो हंगर स्टार्वेशन का जो प्रॉब्लम है वो उस समय का एक मेजर प्रॉब्लम था, जो आज हम लोगों ने केवल प्रोडक्शन टेक्निक चेंज करके, केवल प्रोडक्टिविटी बढ़ा करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। लैंड एरिया तब भी इंडिया का जितना था आज भी उतना ही है, लेकिन ये प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। तो इस बारे में भी इस डेफिनेशन में हम लोग को इंडिकेट कर दिया गया है कि हम प्रोडक्शन टेक्निक को चेंज करके प्रोडक्टिविटी बढ़ा करके भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। जो लिमिटेड रिसोर्सेज की जो प्रॉब्लम है उनको हम प्रोडक्टिविटी बढ़ा करके, प्रोडक्शन टेक्निक को चेंज करके भी सॉल्व कर सकते हैं। और जो रिसोर्सेज उनको फुल यूटिलाइज करना जरूरी है। किसी भी तरह के रिसोर्सेज को वेस्ट छोड़ देना या उसको यूज ना करना, ये एक बड़ा प्रॉब्लम है। इस कारण जितने भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उन सभी रिसोर्सेज को यूज करना भी हमारे लिए बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा हमारे डेवलपमेंट में। अगर हम ये नहीं कर पाएंगे तो डेवलपमेंट की जो गोल है वो हम अचीव भी नहीं कर पाएंगे। डेवलपमेंट गोल को अचीव करने के लिए जरूरी है रिसोर्सेज में, फॉर एग्जाम्पल जितने भी जो पॉपुलेशन का पार्ट है, जो वर्किंग पॉपुलेशन है 18 ईयर्स टू 59 ईयर्स, इनके लिए एम्प्लॉयमेंट अवेलेबल करना जरूरी है। अगर वो एम्प्लॉयड नहीं होंगे तो उनकी जो कैपेबिलिटी है प्रोडक्शन की, फिजिकल और मेंटल, वो वेस्ट हो जाएगी। इधर लैंड है, अगर हम उसको अनयूटिलाइज छोड़ दें तो उससे कोई सी भी तरह का प्रोडक्शन कर पाना या उससे कोई भी तरह का प्रॉफिट गेन कर पाना पॉसिबल नहीं है।
इस जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उन सभी रिसोर्सेज को यूज करना ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है इकोनॉमी के डेवलपमेंट में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ये भी इस डेफिनेशन में पॉइंट आउट करके बता दिया गया है। इसी कारण से क्योंकि ये न केवल प्रेजेंट नीड बल्कि फ्यूचर नीड को भी टारगेट करती है, साथ ही साथ इस डेफिनेशन में जितने भी अलग अलग प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, या फिर जो फ्यूचर नीड, ग्रोथ, डेवलपमेंट, इन सारे के सारे जो एलिमेंट, जो नेसेसरी एलिमेंट हैं इकोनॉमिक्स के, उनको इसमें एक साथ कवर किया गया है। इसीलिए डेफिनेशन जो सैमुअल्सन का दिया हुआ ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन है वही वन ऑफ द बेस्ट डेफिनेशन है। मतलब इससे अच्छा कोई डेफिनेशन नहीं है, इसको आज तक किसी ने क्रिटिसाइज भी नहीं किया है। बाकी के 3 डेफिनेशंस थे, वेल्थ डेफिनेशन, वेलफेयर डेफिनेशन या फिर स्कार्सिटी डेफिनेशन, इनको क्रिटिसाइज किया गया, लेकिन ये डेफिनेशन ऐसा है जिसको कोई भी क्रिटिसाइज नहीं कर पाया है। इस कारण से भी ये एक सबसे टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स। इस टॉपिक में हम जानेंगे कि इकोनॉमिक्स की नेचर क्या है, ये साइंस है, आर्ट है, क्या है, और अगर साइंस है तो किस टाइप का साइंस है, ये पॉजिटिव साइंस है या फिर नॉर्मेटिव साइंस। सबसे पहले जान लेते हैं कि इकोनॉमिक्स को एज ए साइंस समझने से पहले हम ये जान लें कि साइंस होता क्या है, साइंस को हम कैसे पहचानते हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनकी बेसिस पर हम ये कह सकते हैं कि साइंस का सब्जेक्ट मैटर है, इसका नेचर साइंस से मैच करता है। तो सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक्स है साइंस का वो है सिस्टमटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज। साइंस की कंप्लीट सिस्टमटाइज बॉडी होती है जिसमें वो जो नॉलेज जो गेन करना चाहता है उसकी ऑब्जेक्टिव को वो अचीव करा देता है, क्योंकि उसके पास में कंप्लीट एक सिस्टम होता है जिसमें वो अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए किसी खास अलग तरह के सिस्टम को ही अडॉप्ट करता है। अगर कोई स्पेस साइंटिस्ट बनना चाहता है, कोई अगर मेडिकल प्रैक्टिशनर बनना चाहता है, या फिर कोई इंजीनियर बनना चाहता है, सिविल इंजीनियर, ये सारे के सारे जो अलग अलग स्ट्रीम हैं वो रिलेटेड तो साइंस से ही हैं, लेकिन इन सब को पढ़ने का, उसको नॉलेज गेन करने का सिस्टम है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है एक दूसरे से। तो इसमें सिस्टमटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज है, नॉलेज गेन करने के लिए कंप्लीट सिस्टम अवेलेबल है जिसके जरिए वो नॉलेज गेन कर सकता है। वैसा ही दूसरा जो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है साइंस का वो है ये कॉज और इफेक्ट के बीच रिलेशनशिप स्टैब्लिश करता है। ये बताता है कि अगर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो उसका प्रॉब्लम का कारण क्या है, अगर कोई भी इंसिडेंट हो रहा है, किसी भी तरह का कहीं एक्टिविटी हो रही है तो ये क्यों हो रही है, ये इसके बीच रिलेशन एस्टैब्लिश करने का काम करता है साइंस कॉज और इफेक्ट, कारण और परिणाम, किस कारण से क्या हुआ ये बताने की कोशिश करता है। ये भी एक खूबी है साइंस की। तीसरी, ऑल द लॉज आर टेस्टेड एंड बेस्ड ऑन द एक्सपेरिमेंट। जितने भी लॉ साइंस में बनते हैं वो एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे बनते हैं। एक्सपेरिमेंटेशन एंड ऑब्जर्वेशन, यही 2 अलग अलग टेक्निक है जिसके जरिए सारे के सारे अलग अलग थ्योरीज, सारे के सारे अलग अलग प्रिंसिपल्स बनाए जाते हैं, साइंस में ये होता है। उसके बाद है इट कैन मेक फ्यूचर प्रेडिक्शंस, ये फ्यूचर को प्रेडिक्ट भी कर लेता है। साइंस फ्यूचर को प्रेडिक्ट करता है, आने वाले समय में टेक्नोलॉजी कैसे चेंज होगी, लोगों की नीड्स कैसे बदल जाएंगी, क्या नया नया टेक्नोलॉजी आ सकता है, इसके बारे में प्रेडिक्शन साइंस कर पाता है, इतनी कैपेबिलिटी उसके अंदर होती है। साथ ही इट हैज़ स्केल ऑफ मेजरमेंट, इसके पास में एक मेजरमेंट स्केल भी होती है जिसके बेसिस पर मेजरमेंट कर लेता है, क्वालिटी वाइज भी और क्वांटिटी वाइज भी ये मेजरमेंट स्केल अवेलेबल होता है साइंस में। तो सारे के सारे अलग अलग जो फीचर्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं साइंस के, अगर इनको हम साइंस इकोनॉमिक्स पे अप्लाई करें और मैच करा के देखें कि ये मैच करता है कि नहीं, तब हम बता पाएंगे कि साइंस है या नहीं। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स था वो था ये था सबसे पहला सिस्टमटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज। ये सिस्टमटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज है या नहीं। साइंस के पास में भी अपनी खुद की सिस्टम डेवलप की हुई है जिसके जरिए कोई भी नॉलेज गेन कर सकता है, अलग अलग प्रॉब्लम के बारे में जान सकता है और प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के बारे में भी जान सकता है। तो जिस तरीके साइंस में अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जो ज़रूरी फैक्ट्स हैं, फिगर्स हैं, अलग अलग जो डेटा हैं वो अवेलेबल है, तो साइंस में भी ये चीज़ें अवेलेबल हैं जिनके जरिए कोई भी आदमी नॉलेज गेन कर सकता है और सब्जेक्ट मैटर के बारे में कंप्लीट नॉलेज गेन कर सकता है। दूसरा, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, ये भी दूसरा जो कैरेक्टरिस्टिक्स था साइंस का वो भी यहाँ पर भी वर्क करता है। साइंस में भी
हम जितने भी अलग अलग प्रॉब्लम आते हैं उन प्रॉब्लम के रूट काउज को ढूंढते हैं और पता लगाते हैं और उसी के बेसिस पर फिर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढते हैं। तो कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल, अगर किसी प्रोडक्ट के प्राइस में लगातार डिक्लाइनमेंट हो रहा है तो इसके पीछे भी कोई रीज़न होगा। अब ये रीज़न क्या हो सकता है, क्या है, ये इकोनॉमिस्ट इसके बारे में स्टडी करके पता लगा पाते हैं। या तो डिक्लाइनमेंट ऑफ डिमांड, ये भी एक रीज़न हो सकता है जिसके कारण प्राइस घटा है, या फिर इफ़िशिएंट यूज ऑफ रिसोर्स, हम रिसोर्सेज ज़्यादा अच्छे से यूज कर पाए, इस कारण से भी कॉस्ट कट हुआ है। तो ये दोनों में कौन सा कारण है, डिमांड घट गया इस कारण से प्राइस घटा है, या फिर रिसोर्सेज को हमने ज़्यादा अच्छे से यूज कर लिया इस कारण से घटा है प्राइस। ये चीज़ों के बारे में जानना, ये कॉज और इफेक्ट, ये इफेक्ट आ रहा है उसका कॉज, वो जानने की कोशिश करते हैं और उसकी बड़ी जानकारी जुटा भी लेते हैं। तो यहाँ पर कॉज इफेक्ट का रिलेशनशिप जो साइंस में वर्क करता है वो इकोनॉमिक्स में भी वर्क करता है। तीसरा है ऑल द लॉज आर यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। ये जितने भी इसके लॉ हैं वो सभी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हैं। साइंस में भी सारे के सारे लॉ ऑफ ग्रेविटी हो या जो भी लॉ हैं वो सभी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हैं। तो यहाँ पर जो लॉ ऑफ डिमांड है, लॉ ऑफ सप्लाई है, जो सब्जेक्ट मैटर इकोनॉमिक्स का, वो भी यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है, सभी जगह एक्सेप्ट किया गया है, चाहे वो कोई भी कंट्री हो, कोई भी इकोनॉमी हो, यहाँ भी वर्क करती है। सारे जितने भी अलग अलग जो लॉ जो बनाए गए हैं वो सभी इकोनॉमिक्स में भी वो एक्सपेरिमेंटेशन ऑब्जर्वेशन के बेसिस बनाए गए हैं, जैसे साइंस में बनता है। इस कारण से यहाँ पर भी नेचर साइंस से इकोनॉमिक्स का मैच करता है। फाइनली इसके पास में भी प्रिडिक्शन का अपना कैपेबिलिटी होता है, ये भी प्रिडिक्ट कर लेता है फ्यूचर के आने वाले जो प्रॉब्लम है उनको पहले ही ये इसके बारे में इंडिकेट कर देता है, बता देता है। जो फ्यूचर की नीड है उनको भी ये टारगेट करता है। तो फ्यूचर प्रिडिक्शन की कैपेबिलिटी जो साइंस में है वो इकोनॉमिक्स में भी है। और उसके बाद स्केल ऑफ मेजरमेंट, जो मेजरमेंट स्केल है अगर साइंस में अवेलेबल है तो वो इकोनॉमिक्स में भी अवेलेबल है, जिसके जरिए हम ये जान लेते हैं कि प्रोडक्शन हुआ तो सफिशिएंट है कि नहीं, अगर एम्प्लॉयमेंट हम जनरेट किए वो सफिशिएंट है या नहीं। इसके लिए जो मेजरमेंट स्केल ज़रूरी है वो हमारे पास इकोनॉमिक्स में भी अवेलेबल होता है। तो इस तरह से ये एज ए सब्जेक्ट हम साइंस इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि साइंस के रूप में इसको एक्सेप्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, साइंस माना जा सकता है। अब एक क्वेश्चन ये राइज होता है कि अगर इकोनॉमिक साइंस है, ये कौन सी साइंस है, पॉजिटिव साइंस या नॉर्मेटिव साइंस। पॉजिटिव साइंस क्या होता है, नॉर्मेटिव साइंस क्या है, ये भी जान लें। पॉजिटिव साइंस हमेशा फैक्ट्स के बेसिस पे होता है, जो हमेशा रियल सिचुएशन को डील करता है, रियलिटी को डील करता है, और इसको हम वेरीफाई कर सकते हैं फैक्ट्स और फिगर के बेसिस पे। और इसके जरिए अलग अलग प्रॉब्लम को हम जान पाते हैं। जो प्रॉब्लम कहीं भी है किसी इकोनॉमी के अंदर, उसको जानने की कोशिश करते हैं। ये पॉजिटिव साइंस का पार्ट है। इस यहाँ तक जहाँ तक कि हम प्रॉब्लम को जानने की कोशिश करते हैं, प्रॉब्लम को स्टडी करते हैं, वहाँ तक ये पॉजिटिव साइंस है। लेकिन केवल और केवल प्रॉब्लम को जान लेना और प्रॉब्लम को जानने के बाद इसको स्टडी कर लेना ये सफिशिएंट नहीं है। इनको दूर करने के लिए इन प्रॉब्लम को सोल्यूशन निकालना भी ज़रूरी है। और इसके लिए जो सजेशंस हैं कि जो प्रॉब्लम अगर कहीं किसी तरह की प्रॉब्लम इकोनॉमी के अंदर है तो उनको दूर करने के लिए सजेशन है, वो भी चाहिए। और ये नॉर्मेटिव साइंस का पार्ट है, क्योंकि ये सजेशन देता है, ये बतलाता है कि आइडियल सिचुएशन क्या है, एक आइडियल सिचुएशन कैसे बनेगी, कैसे क्रिएट होगी, जो सभी को सूट करता हो, ये सजेशन देता है नॉर्मेटिव साइंस। लेकिन नॉर्मेटिव साइंस एजम्पशन बेसिस पे वर्क करता है। इसके लिए कोई फैक्ट और फिगर हमारे पास में नहीं होते। हम ये प्रूफ नहीं कर सकते कि जो हम बोल रहे हैं वो फ्यूचर टाइम के लिए जो हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं, जो सजेशन दे रहे हैं, वो 100% सही है और आज की डेट में हम इसको प्रूव कर दें, इसके लिए हमारे पास फैक्ट डेटा नहीं होता। पॉजिटिव साइंस में फैक्ट डेटा एविडेंसेस होते हैं, नॉर्मेटिव साइंस में ये चीज़ें मिसिंग हैं, नहीं होती। लेकिन दोनों का ही इक्वल इम्पॉर्टेंस है। जैसे हमारे पास ये एक एग्जाम्पल के रूप में समझें, पॉजिटिव साइंस और नॉर्मेटिव साइंस क्या है। जैसे एक डॉक्टर अलग अलग तरह के पैथोलॉजिकल रिपोर्ट्स को यूज करता है अपने ट्रीटमेंट में, तो पैथोलॉजिकल रिपोर्ट्स के जरिए वो केवल प्रॉब्लम को ट्रेस करता है, प्रॉब्लम को जानता है, लेकिन इतना ही सफिशिएंट नहीं है। इसके बाद उसको मेडिसिन भी प्रिस्क्राइब करना होता है। तो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करना भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि बीमारी को जानना। तो यहाँ तक एक पॉजिटिव साइंस वर्क करता है, जब ठीक वैसे ही जैसे एक पैथोलॉजिकल रिपोर्ट वर्क करता है किसी डॉक्टर के लिए, वैसे ही पॉजिटिव साइंस वर्क करता है इकोनॉमिस्ट के लिए। और इसके बाद जब इसको वो डीपली स्टडी कर लेता है तो फिर वो सजेशन देता है अलग अलग तरह के, ताकि इकोनॉमी में आ रहे सारे प्रॉब्लम, चाहे वो अनएम्प्लॉयमेंट का हो, अंडर प्रोडक्शन का हो,
ओवर प्रोडक्शन का हो, इन्फ्लेशन का हो, वो कैसे सॉर्ट आउट होगा, इसके बारे में वो ज़रूरी जो सजेशन है वो दे पाता है, और उसके बाद ये सारे प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं। तो इस तरह से देखें तो ये दोनों के दोनों हैं, ये दोनों का मिक्सचर है, ये पॉजिटिव साइंस भी है, नॉर्मेटिव साइंस भी है। अब एक लास्ट क्वेश्चन ये राइज होता है कि अगर ये इकोनॉमिक साइंस है तो आर्ट है या नहीं। तो इसका आंसर यही है कि ये आर्ट भी है। जब तक अलग अलग इकोनॉमिस्ट तरह तरह के प्रिंसिपल्स, तरह तरह की थ्योरीज, फार्मूला ये डेवलप करते हैं, तो उसके लिए वो एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन करते हैं और उसके बेसिस पर थ्योरी बनाते हैं। लेकिन जो थ्योरी, जब ये थ्योरी जो डेवलप की जाती हैं, जब उनको यूज किया जाता है, इसमें बहुत सारी लिबर्टी ली जाती हैं। इसको हूबहू वैसे के वैसे जैसे बनाया गया वैसे अप्लाई नहीं किया जाता, क्योंकि जो सब्जेक्ट मैटर है इकोनॉमिक्स का वो डायनेमिक नेचर का है, और इसको हम स्टैटिक जो डेफिनेशन है उसके बेसिस पर उसको अप्लाई नहीं कर पाते। तब इस सिचुएशन में जो थ्योरी अप्लाई करने वाला जो डिसीजन मेकर है, इसको अपने मर्जी से, अपने तरीके से यूज करता है, ताकि वो अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाए। तो इस बेसिस पर ये भी बोल सकते हैं कि इकोनॉमिक्स न केवल साइंस है बल्कि आर्ट भी है। और इस तरह से इसको ये भी बोल सकते हैं कि गोल्डन कम्बिनेशन ऑफ बोथ है, मतलब ये एक ऐसा गोल्डन कम्बिनेशन है जिसमें साइंस के भी एलिमेंट हैं और आर्ट के एलिमेंट भी इसमें मिक्सड है। अब ये चैप्टर इस टॉपिक के साथ ही ख़त्म हो गया है। ये टॉपिक कंप्लीट हुआ, न केवल टॉपिक बल्कि चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। तो अब इस चैप्टर के साथ जो चैप्टर नंबर 1 है, इसके जो दूसरा वीडियो लेक्चर क्लास है, जो लास्ट वीडियो लेक्चर क्लास भी है इस चैप्टर के लिए, इसके साथ ही इस चैप्टर के क्वेश्चंस ये भी PDF फॉर्म में आपको इस वीडियो लेक्चर क्लास के साथ ही अवेलेबल कराया जाएगा। ये आप लोग का काम है कि आप लोग जितने भी इकोनॉमिक्स स्टूडेंट हैं, इन सारे क्वेश्चंस को अपने नोटबुक में सॉल्व कर लें